हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा डेमो वीडियो 10,000 MCQ कोर्स के लिए। और इस क्लास के अंदर जो टॉपिक है हमारा यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आप डिफेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और ख़ास करके जो यूपीएससी के रिलेटेड सारे एग्ज़ाम हैं, चाहे आपका एनडीए का पेपर है, चाहे आपका सीडीएस का पेपर है, सीएपीएफ का पेपर है और कोई भी अन्य एग्ज़ाम जो यूपीएससी लेती है, तो उसके साथ जो है सारी चीज़ें रिलेट करेंगी आज के लेक्चर में। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स। ये जो वीडियो होगी ये 10,000 MCQ कोर्स के अंदर मिलेगी आपको, और बहुत सारी वीडियोस और भी हैं और भी मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम में। और इस कोर्स को परचेज़ करने का आज लास्ट डेट है 14 मई, और विपन 15 कूपन कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं इस कोड को यूज़ करके। और जीएस कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा जो है एक थ्योरी कोर्स है। बेसिक जो हमने टॉपिक समझे हैं, थ्योरी क्या है वो डिस्कस किया है। आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं studyIQ.com या studyIQ ऐप के ऊपर, गूगल प्ले के ऊपर अपनों को डाउनलोड करना पड़ेगा। बेस्ट सेलिंग कोर्स के अंदर जाना, जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको तीसरे नंबर और चौथे नंबर के ऊपर आपको दिख जाएगा ये दोनों कोर्सेज। क्लियर? कोई भी डाउट होता है आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मुझे जो है आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं अपने लिंक और प्लस जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके साथ शेयर करनी होती हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन देखिए जी, पहला हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है हमारे स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। मतलब पार्लियामेंट कंट्रोल जो रख सकती है आपके पब्लिक फाइनेंस के ऊपर, वो इनमें से कौन से मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है रख सकती है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ पहले स्टेटमेंट की बात करता हूँ, दैट इज़ प्लेसिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, आपका बजट, जिसमें आपके कौन सा तरीके से पैसा आएगा, कौन से तरीके से जाएगा, वेज एंड मीन्स बताए होंगे, कहाँ पे आप टैक्स, कहाँ पे आप खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कहाँ से आपका पैसा आ रहा है, वो इसमें लिखा गया है अंडर आर्टिकल 112 के अंदर। क्लियर? ये तो आपका पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आफ्टर पासिंग द एप्रोप्रिएशन बिल। बजट पास करने से पहले जो होता है आपका एप्रोप्रिएशन बिल आपको पास करना ज़रूरी होता है, उसके पैसा आपने निकालना है, तो ये भी आपका पार्लियामेंट्री कंट्रोल में देखने को मिलता है। प्रोविज़न ऑफ द सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट, ये भी आपका प्रॉपर तरीके से सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, जो भी आपने एक्स्ट्रा जो ग्रांट्स आपको लेनी होती हैं, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, और जिस साल बजट पास होना होता है वोट ऑन अकाउंट वाला पार्ट, ये भी आपका जो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल है पब्लिक फाइनेंस के ऊपर। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या कहता है, ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट ए मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स गवर्नमेंट अगेंस्ट द मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय द पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस। ऐसा कोई भी बजट पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस जो है हमारे जो है इसमें नहीं दिया गया, और ये नॉट ए पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस। क्लियर? क्योंकि ये सारी जो प्रोविज़न है, ये जो आपके गवर्नमेंट के खर्चे उसका रिव्यू करना, ये आपका दिया गया है, ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर दिया गया है। ये इस एक्ट के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो ये इसका कोई पार्ट नहीं है। क्लियर? और इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल आर्टिकल 117 के अंदर लिखा गया है, ये फाइनेंस बिल को प्रोड्यूस करना, ये भी आपका पार्लियामेंट्री कंट्रोल है पब्लिक फाइनेंस के ऊपर। क्लियर? अब एक चीज़ देखिए, जो चौथी स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं शो करती। क्यों शो नहीं करती? क्योंकि पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस जो है हमारा कोई भी है नहीं गवर्नमेंट के अंदर। हाँ, नो डाउट हमारे देश के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टीमेट कमेटी। वो एस्टीमेट कमेटी सिर्फ एस्टीमेट्स लगाती है। किस चीज़ के एस्टीमेट्स लगाती है? टाइम टू टाइम जो भी आपकी पॉलिसीज़ का रिव्यू करना, और जो भी कंटिन्यूस एग्जामिन करना, पैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है? तो चौथा तो बिल्कुल भी किसी हालत में नहीं बनेगा। जब चौथा नहीं बनेगा तो बी कट गया, डी कट गया और आपका सी कट गया, तो ऑप्शन ओनली वन ऑप्शन रह जाएगा। वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वन ऑप्शन इज द राइट वन। What are the recent policy initiative of the government of India to promote the growth of manufacturing sector? मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो है ग्रोथ करवानी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कौन से प्रोजेक्ट जो है लेके आ रही है इसमें से। टू सेटिंग अप द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड कर रही है, ये भी सही है। और इस्टेब्लिश कर रही है टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, TADF जो फंड है ये इस्टेब्लिश कर रही है, ये भी
भी आपका पॉइंट सही है। तो पहले तो आंसर हमारा क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ दिस, क्या है ये सारी चीज़ें क्या हैं। देखिए जो आपका जो है दैट इज़ NIMZ यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, इसका जो मेन एम है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाँ आप प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है। देखिए एक्सपोर्ट्स तो आपके SEZ भी करते हैं, लेकिन जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है ये आपकी जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी करवाता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी आपको हेल्प करवाता है, और इसका जो फोकस होता है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर जुड़ता है। क्लियर। बट SEZ और आपका SEZ और NIMZ ये डिफरेंट कैसे हैं कि जो NIMZ है ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका साइज, लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग, गवर्नेंस, स्ट्रक्चर और जितने भी रेगुलेटरी प्रोसीजर हैं, एग्जिट पॉलिसी, वो सारी की सारी यहाँ पे अलग लेवल की हैं और SEZ में अलग हैं। क्लियर। दूसरी बात है सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करना। सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि हाँ आप यहाँ से आएँ और अपना जो भी आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आपकी चीज़ें हैं और क्लियरेंस लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर। TADF दैट इज़ टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, ये बिल्कुल सही है। ये TDF जो है आपका MSMEs को प्रमोट करता है ताकि जो है आप क्लीन एनर्जी और क्लीन ग्रीन एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो है आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और इसका यूज़ करके हम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के अंदर लेके आएँ और हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़े ताकि हम मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसको हम पूरा कर सकें। क्लियर। और ये इम्प्लीमेंटेशन जो है आपकी स्कीम की वो कौन करवाता है, दैट इज कॉल्ड गीता। बट व्हाट इज गीता? दिस इज अ ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस। क्लियर। ये आपका जो है जितनी भी स्कीम होती है ये इंप्लीमेंट करवाती है और जो गीता है दैट इज ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस जो है इसका एक जॉइंट वेंचर है, किसका? CII का और आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। क्लियर। ये ध्यान रखना, CII और DST का आपका जॉइंट वेंचर है गीता और यही है आपका जो आपकी प्रॉपर तरीके से TDF को जो है इंप्लीमेंट करवाती है। और ये गीता जो है 2007-2008 में लॉन्च किया गया था। क्लियर। ताकि आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट कर सकें और प्लस R&D के अंदर पैसा लगा सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। MPI, what is MPI? This is called मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद द UNDP सपोर्ट। एंड इसमें से क्या चीज़ें कवर होंगी? यानी कि ऑक्सफोर्ड का भी इनिशिएटिव था और UNDP का भी इनिशिएटिव था। तो बात यहाँ पे ये है कि इसमें कौन सी चीज़ें इसमें कवर होंगी। देखिए इनमें जो चीज़ें कवर होंगी वो 3 चीज़ें कवर होंगी। एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कवर होगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कवर होगा आपका बहुत सारे तरीके से। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होगा? घर में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, ठीक है, सैनिटेशन है या नहीं है, मतलब आपका शौचालय वगैरह है या नहीं है, पानी साफ़ आ रहा है नहीं आ रहा, ड्रिंकिंग वाटर, और आप रह रहे हैं, फ्लोरिंग है आपके पास, ठीक है, और आपके पास कुकिंग फ्यूल है आपके पास, और जो भी आपके पास एसेट हैं उसके पास उसकी ओनरशिप आपके पास है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। और इसके अलावा हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ में भी हम 2 चीज़ों को काउंट करके चलते हैं। एक तो हम चाइल्ड मोर्टेलिटी कि बच्चे की डेथ कब होती है, ठीक है, और प्लस आपकी न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं कि बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है। और तीसरा हम बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो है नंबर ऑफ जो स्कूल के अंदर अटेंडेंस कितनी है आपकी, ठीक है, और आपकी ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे दर्शाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर हम लेके चलते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, डेप्रीवेशन ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स एंड सर्विसेज एट द हाउस होल्ड लेवल। बिल्कुल सही है जी, आपका हेल्थ, एजुकेशन, जो भी एसेट्स हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी एंड नेशनल लेवल, ये कुछ भी नहीं बनता। एक्सटेंट ऑफ द बजटरी डेफिसिट एंड GDP ग्रोथ रेट एट नेशनल लेवल, ये भी आपका कोई पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया, ओनली 1 पॉइंट हमने डिस्कस किया आंसर, इसीलिए आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। इसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे जो है पॉवर्टी को दूर करने के लिए प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, क्लियर, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 के अंदर जो
जो है लॉन्च किया गया था। ये एक यूनिक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है कंट्री के अंदर जो है चिल्ड्रंस और नर्सिंग मदर्स को प्रॉपर तरीके से जो है हमने जो है न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाना है, और प्लस बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है, मेल न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना है, मोर्टेलिटी चीज़ों को ख़त्म करना है। एक है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा भी आपका पॉवर्टी एलिवेशन के लिए प्रोग्राम है। तो एमजी नरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्लियर। और ये जो इनेक्ट किया गया था 2005 में एज ए नरेगा, बाद में इसको एमजी नरेगा कन्वर्ट कर दिया गया था। और इसके अंदर क्या है कि 100 डेज़ के लिए जो है आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी अडल्ट मेंबर को जो है हम काम प्रोवाइड करेंगे। अब ये काम तो प्रोवाइड होगा, अगर सपोज करो कि आपको 15 दिन में काम नहीं मिलता तो आपका पूरी की पूरी जो है एज इट इज़ जो है आपकी दिहाड़ी जो होती है एमजी नरेगा के अंदर वो आपको मिलने लग जाएगी। और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्लियर। एक आपका आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 के अंदर, 2013 के अंदर, क्लियर, जिसके अंदर फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये इसका जो है मेन एम था। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भी जो है आपका पॉवर्टी एलिवेशन के लिए है, 2014 में लॉन्च किया गया था, ताकि हम अर्बन और रूरल एरियाज़ के जो अंदर पुअर लोग हैं उसको हम अपलिफ्ट कर सकें, उन लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकें और अपना काम जो है आगे लेवल पे लेके जा सकें। तो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन। How does the NRLM, that is National Rural Livelihood Mission, seeks to improve livelihood option of the rural poor? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक्स टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑप्शन ऑफ द रूरल पुअर। मतलब गरीबी के लिए जो है ये मिशन जो था वो ये कैसे जो है आपका साबित हो रहा है, कैसे आपका सही हो रहा है। देखिए जी, आइडिया जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का वो ये है कि आपकी जो पॉवर्टी है उसको कम कर देना है, गरीबी रेखा को, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है स्ट्रेंथन करना है, और प्लस जो आपकी स्किल डेवलपमेंट है उसको हमने आगे लेके जाना है, ताकि जो है हम प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें और आपकी वेजेस अपॉर्चुनिटी जो है हम दे सकें लोगों को, क्लियर। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूं, ये जो है आपका डेट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो आपका नेशनल लाइवलीहुड मिशन है आपका, ये भी एक मिशन है जो आपका लॉन्च किया गया था एज ए आजीविका लॉन्च किया गया था 2011 के अंदर, क्लियर। और इसको आजीविका को 2011 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो है हमने दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बना दिया गया था। जो आपका प्रोग्राम था इसका पहला नाम क्या था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, क्लियर, ये ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो है ये पूरा का पूरा स्कीम जो है आपकी वर्ल्ड बैंक जो है आपकी सपोर्ट करी जा रही है, पार्शली सपोर्ट वर्ल्ड बैंक कर रही है, बाकी आपकी कंट्री कर रही है, प्रॉपर तरीके से आपकी हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाने के लिए, क्लियर। जिसके अंदर हम 7 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को प्रॉपर तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरीके से उनकी जो आमदनी और उनको स्किल प्रोवाइड करवाएंगे, ये आपका मिशन है, क्लियर। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की, तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो क्या बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। बाय सेटिंग अप ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द एग्री बिजनेस सेंटर इन द रूरल एरियाज, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय स्ट्रेंथनिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है जी। हमने बोला था पॉवर्टी को कम करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, वेज डेवलपमेंट करेंगे, क्लियर। बाय सप्लाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर, डीजल पंप सेट एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू द फार्मर्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए ओनली स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन इज द राइट वन। अगला पॉइंट देखिए जी, Which of the following special powers has been conferred on the राज्य सभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए राज्यसभा के पास जो है कौन सी इसमें से स्पेशल पावर्स देखने को आपको मिलती हैं। राज्यसभा के पास जो है स्पेशल पावर किसमें होती हैं कि आपका स्टेट लिस्ट के अंदर कोई भी कानून बनाना हो जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो तो वो बना सकती है। और प्लस दूसरा होता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए आपका स्पेशल पावर, ये ऑल इंडिया सर्विसेज का जो बिल उठेगा सबसे पहले बार जो है राज्यसभा से उठेगा और वहाँ से पास होकर लोकसभा, देन पार्लियामेंट उसको बना देगी, क्रिएट कर देगी। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो बिल होगा पहले राज्यसभा से उठेगा, क्लियर।
टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, गलत है ये, ठीक है, और ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, ये ध्यान रखना, और दोनों सदनों से होगा, ये गलत है। टू पास ए रेजोल्यूशन इंपावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर द ऑल इंडिया सर्विसेज, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट आपका, बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें तो आपकी जो है स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है और सभी सदनों से भी पास होगा और प्लस आपके स्टेट से भी पास होगा। टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, ये गलत है, पार्लियामेंट करेगी इसको, ये राज्यसभा नहीं करेगी, ओनली बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पार्लियामेंट जो है आपके स्टेट लिस्ट के ऊपर अंडर आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग कानून बना सकता है, और ऑल इंडिया सर्विसेज की जो बात लिखी गई है वो आर्टिकल 312 के अंदर लिखी गई है। और हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज में हम 3 सर्विसेज जो है कंसीडर करते हैं, IAS, IPS एंड IFS। व्हाट इज IAS, IPS एंड IFS? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों को हम ऑल इंडिया सर्विसेज में लेके चलते हैं। एंड हु इज़ द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? दैट इज़ वल्लभ भाई पटेल, ये ध्यान रखना है, वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे पूछा कि हु इज़ द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? दैट इज़ वल्लभ भाई पटेल। अगर पूछा फादर ऑफ सिविल सर्विसेज तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत कर देना, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर इस्टेब्लिश बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा इनमें से कौन सी पार्टी जो है इस्टेब्लिश करी गई थी? पेजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो पार्टी है 1947 में इस्टेब्लिश करी गई थी इन द महाराष्ट्र, और ये किसने करी थी? किसने करी थी? तुलसीदास यादव ने करी थी, क्लियर, और केशवराव झेदे, ठीक है, इन्होंने करी थी। तो ये तो पॉइंट गलत हो गया, पहला गलत हो गया, जब पहला गलत हो गया तो ये गलत और ये गलत, तो इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड बन गया, आंसर इसमें सीधा का सीधा बन गया बी। बाकी देखते हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये बिल्कुल जो है ये भीमराव अंबेडकर द्वारा स्टार्ट करी गई है, और ये कहाँ पे स्टार्ट करी गई थी? नागपुर के अंदर, क्लियर। द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है ये आपका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो है सक्सेसर पार्टी थी, और ये आपके बिल्कुल अंबेडकर जी द्वारा स्थापित करी गई है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ये अंबेडकर जी ने 1936 के अंदर फाउंड आउट करी थी, और यहाँ पे उन्होंने वर्क भी लिखा था, एक पब्लिश करी थी बुक, दैट इज़ कॉल्ड एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, क्लियर, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, याद रखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और शेड्यूल कास्ट वाली नागपुर के अंदर जो है 42, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? बी ऑप्शन बनेगा। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म्ड, वट वॉज द रीज़न फॉर इट्स फॉर्मेशन? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बात कर रहा है, ये क्यों बनाई गई थी? पहला पॉइंट चलते हैं, पॉइंट्स के ऊपर चलेंगे। डिफरेंट सोशल रिफॉर्म ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल रीजन united to form a single body to discuss the issue of the large interest and to prepare appropriate petition representation to the government। मतलब क्या है, जितने भी सोशल रिफॉर्म ग्रुप थे वो बंगाल के, वो एक साथ एक पार्टी में आ गए और उन्होंने बड़े इंटरेस्ट के ऊपर बात करी और प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन करी गवर्नमेंट को, ये आपका पॉइंट गलत है। पहली बात तो एप्रोप्रिएट पिटिशन और रिप्रेजेंटेशन जो है पॉलिटिकल फंक्शन है, जो आपका पार्ट नहीं हो सकता नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का, क्लियर। दूसरी बात करते हैं, Indian National Congress did not want to include the social reformer in its deliberation and decided to form a separate body for such a purpose। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1885 में बनी थी बॉम्बे के अंदर, क्लियर, और उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये नहीं था कि सोशल रिफॉर्मर्स को साथ में लेके आए, पहली बात तो, क्लियर। इसी कारण सोशल रिफॉर्मर्स ने अपनी एक अलग से नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बना ली, और इसमें बनाने वाले दो लोग थे मेनली, दैट इज़ आर रघुनाथ रॉय, ठीक है, और दूसरे थे एम जे रनाडे, ये इन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, बहराम जी मालाबारी एंड एम जे रनाडे डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑल द सोशल रिफॉर्मर ग्रुप ऑफ द कंट्री अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात तो जो आपके नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का जो पार्ट था, वो जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव थे पूरे वर्ल्ड इंडिया के अंदर, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे सोशल रिफॉर्म्स के, तो वो इनको इकट्ठा करना चाहते थे, बट दिस इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द बहराम जी मालाबारी एंड एम जे रनाडे। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, और ये सपोर्ट नहीं किया था इन्होंने। तो बहराम जी मालाबारी जो है आपके, और जो एम जे रनाडे हैं, ये बहराम जी मालाबारी जो हैं ये आपके इन्वॉल्व थे किसके अंदर? इन्फेंट मैरिज और आपका इन्फोर्स्ड विडोहुड के, एंड इन्फोर्स्ड विडोहुड के साथ जो है आपके संबंधित हैं इनका नाम, क्लियर। तो ये तो यहाँ साथ का चीज़ें नहीं जुड़ती, विडोहुड,
क्लियर, ये याद रखिए। सो ये तो आपका स्टेटमेंट नहीं जुड़ता, क्लियर, याद रखिए। तो ओनली बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलते हैं आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लिए इनमें से कथन बताइए कौन सा सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, प्रांतों में डायरकी द्वैत शासन की बात करी गई, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। और डायरकी में बात करते हैं क्या था। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, ये गलत है जी। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 के अंदर दे दिए गए थे, तो ये गलत हो गया। जब दूसरा गलत हुआ तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो मतलब ए और सी में ऑप्शन होगा। डेवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, बिल्कुल जो आपकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की है उनकी जो है उनकी जो शक्तियां हैं उसका हस्तांतरण कर दिया गया था टू द प्रोविंसेस, प्रांतों को दे दी गई थी, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो मतलब सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अब चलते हैं आगे। देखिए जब डायरकी की बात आई, पावर्स की बात आई, तो दो चीज़ों की बात आई, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट की बात आई, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात आई यहाँ पे, क्लियर। जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे ये गवर्नर के अंडर आते थे और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो है आते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, और जिसमें आपके जो ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर की बात आ गई, इरिगेशन की बात आ गई, फाइनेंस की बात आ गई, लैंड रेवेन्यू की बात आ गई, ये इसमें करते थे। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे ये आपके जो सब्जेक्ट होते थे ये मिनिस्टर्स के अंडर आते थे, मिनिस्टर्स के अंदर, क्लियर। और ये मिनिस्टर जो है लोगों द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, और इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशन बात आ गई, लोकल गवर्नमेंट की बात आ गई, हेल्थ की बात आ गई, एक्साइज की बात आ गई, इंडस्ट्री की, पब्लिक वर्क्स की, रिलीजन की, इसमें बात आ जाती थी, क्लियर। तो ये तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो गया। दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने आपको बता दिया 1909। थर्ड है आपका डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, बिल्कुल आपकी जो पावर्स हैं वो आपकी प्रोविंसेस को प्रोवाइड कर दी गई थी और आपकी डेवोल्यूशन हो गई थी लोकल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की, कानून बनाने वाली चीज़ों की, क्लियर। और जो है और ये जो है जुडिशियल पावर की भी प्रोहिबिशन हो गई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। 1 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला देखते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के रेफरेंस में जो आपकी आशा की जॉब्स हैं उसमें से आपका हेल्थ वर्कर्स की चीज़ें बताइए। आशा क्या है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, क्लियर। आशा वर्कर्स का काम इनमें से क्या है वो बताना है। दैट इज़ अकम्पनिंग द वुमेन टू द हेल्थ फैसिलिटी फॉर एंटी नेटल केयर चेकअप, बिल्कुल बच्चा होने से पहले, बच्चा होने के बाद सबका केयर करना इसका ऑब्जेक्टिव है, ये बिल्कुल सही है। यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी, ये इसका काम नहीं है, पहली बात तो ये इसका काम बिल्कुल भी नहीं है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि खाना पीना क्या खाना है और टीकाकरण कैसे है वो देखना है। डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये भी इसका काम नहीं है, तो ये आपका 1 and 3 बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। 1 and 3 इज द राइट वन, क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं। देखिए जी, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो है आपका मेन एम क्या है, हेल्थ केयर अच्छी प्रोवाइड करना, खास करके रूरल पीपल को, और जिसमें आपके आशा वर्कर्स जो हैं काम करते हैं, जिसमें आपकी जो कम्युनिटी है वो आपकी मोबिलाइज करी जाएगी टूवर्ड्स द हेल्थ प्लानिंग, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाएगा, इंक्रीज़ किया जाएगा, आपकी हेल्थ सर्विसेज को इंक्रीज़ किया जाएगा, जिसके अंदर जो है आपको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अवेयरनेस जो है ये आशा वर्कर अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ को, हेल्थ कम्युनिटीज़ को, और प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन, बेसिक सैनिटेशन, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस वगैरह, और किस तरीके से बर्थ प्रिपेयर्डनेस, मतलब एक लेडी को कैसे आपको बच्चा मतलब उसको प्रिपेयर करना, ठीक है, सेफ डिलीवरी की इंपॉर्टेंस बताना, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताना, इम्यूनाइजेशन की जो है आपकी टेक्निक्स बताना, ये सारी की सारी चीज़ें, क्लियर। और ये आशा वर्कर जो हैं आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगी, कहाँ पे, आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर, जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन दी जाएंगी, पोस्ट नेटल एंटीनेटल चेकअप किया जाएगा, और प्रॉपर तरीके से विलेज हेल्थ और सैनिटेशन कमेटीज़ बनाई जाएंगी, और आपके गांव के अंदर जो है हेल्थ प्लान इस तरीके से बनाया जाएगा। और प्लस प्रेग्नेंट वीमेन और जो भी उसके साथ माइनर चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे डायरिया हो गया, फीवर हो गया, उसके बाद प्रॉपर तरीके से फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, और जितनी भी डॉट्स जो होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी शॉर्ट्स कोर्स जो होता है टीबी के लिए, ये आपको डायरेक्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ये सारे के सारे काम जो हैं आपके आशा हेल्थ एक्टिविस्ट के आते हैं, तो मतलब दूसरा और चौथा नहीं आता, सी, इसीलिए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, क्लियर। अगला देखते हैं,
कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है रिज़ाइन कर दिया था 7 प्रोविंसेस के अंदर 1939 के अंदर। क्यों कर दिया था रिज़ाइन? एक्चुअली क्या था, जो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, 1939 से 45 तक चली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल वाइसराय थे कौन? लॉर्ड लिंथिगो, लॉर्ड लिंथिगो, क्लियर। और इन्होंने जो है डिक्लेयर करी वॉर किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर डिक्लेयर कर दी वॉर, और इसी कारण कांग्रेस मिनिस्ट्री ने जो है रिज़ाइन कर दिया यहाँ पे 7 प्रोविंसेस के अंदर। और प्रोविंसेस के अंदर इसीलिए किया क्योंकि हमसे बिना पूछे, विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द इंडियंस, आपने जंग छेड़ दी इसके, और जिसके कारण जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द प्रोविंसेस, फ्रॉम द सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल ऑफिसेज, मतलब प्रांतों में भी और केंद्र वाले चीज़ों के अंदर भी इन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से रिज़ाइनिंग कर दी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म द मिनिस्ट्री इन द अदर 4 प्रोविंसेस, ये गलत है आपका। इमरजेंस ऑफ द लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस मेड बाय द वर्किंग, ये भी गलत है आपका। देयर वर वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंस इन देयर प्रोविंसेस, ये भी गलत है। इसलिए आंसर इसका क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि मेन रीजन क्या था, इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर घोषित कर दी थी लॉर्ड लिंथिगो ने, अंग्रेजों ने, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, क्लियर। सो ये थे आज का लेक्चर हमारा, और इस सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं और सारे के सारे जो आपके बड़े एग्जाम है वहाँ से लिए हैं मैंने, और अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा रेपिटेशन कीजिए। और बाकी मैंने आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता रखा है, आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप परचेज़ करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और जितने भी चीज़ें होती हैं आपके लिए वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।